नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो हमने सीरीज चलाया हुआ है 1857 की क्रांति का, जिसका पार्ट 1 हमने परसों ही दे दिया था। पार्ट 1 में हमने देखा था क्रांति के इतिहास को, राजनीतिक कारण को, सहायक संधि देखा हमने। फिर हमने सहायक संधि करने वाले राज्यों के बारे में जाना। फिर हमने डलहौजी की हड़प नीति देखी, उसके अन्य नामों को जाना। हमने यह भी जाना ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, महारानी एलिजाबेथ के बारे में, किसका दरबार था, किसने इजाजत दी थी, कौन आए थे, किस जहाज से आए थे। व्यापारिक केंद्रों के बारे में हमने जाना, हमने प्लासी का युद्ध जाना और हमने बक्सर का युद्ध जाना। आज हम आगे बढ़ेंगे और जब हमने राजनीतिक कारणों के बारे में चर्चा कर ली, तो अब हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक कारण की। और आप देख रहे हैं 1857 की क्रांति, जिसमें हमने सतारा, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, जैतपुर, संबलपुर और बघाट के बारे में आपको बताया। किसको पुत्र नहीं होने के कारण हड़पा गया और किस पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया। फिर हमने एक नए प्रकार का देखा अवध को, जहां वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसे हटा दिया जाता है, जबकि उसका पुत्र भी था और उसकी बेगम हजरत महल आगे के जब 1857 का युद्ध होगा उसमें वो शामिल होंगी। ये सब हम जानेंगे। तो चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं और प्रशासनिक कारणों को देख लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अंग्रेज की प्रशासनिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मैं सीधा-सीधी बात करता हूँ, तो अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था थी रंग या नस्ल के आधार पर वो भेदभाव करते थे। किस पर भेदभाव करते थे? रंग या नस्ल के आधार पर। रंग या नस्ल मतलब अगर आप गोरे हैं तो आप अच्छे हैं और काले हैं तो आप बुरे हैं। ऐसा उनका मानना था। उन उन्हें यहाँ तक लगता था कि जो अंग्रेज हैं वही श्रेष्ठ हैं। उनकी जो श्रेष्ठता है वो इस बात पर थी कि वो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो एक कहते हैं इंसान के रूप में हैं, देवता। लेकिन बाकी लोग जो काले हैं और जो अन्य धर्मों के हैं या फिर अन्य लोग जो उतने श्रेष्ठ नहीं, वो क्या है? वो पशु हैं। यानी कि इंसानों को वो जो भारतीय इंसान थे वो पशु के समान ही समझते थे। जहाँ जितने सारे घटिया काम होंगे वो कौन करेंगे? तो भारतीय करेंगे। उच्च पदों पर कौन आसीत होंगे? तो उच्च पदों पर कौन होंगे? तो अंग्रेज होंगे। क्यों भाई? क्योंकि वो जन्म से ही श्रेष्ठ है और अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छी भाषा है और ईसाई धर्म सर्वोच्च है। ऐसी सोच उनकी थी। निम्न पदों पर किसे नियुक्त किया जाएगा? तो निम्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा भारतीयों को। क्यों? क्योंकि बदतर है, इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, इनका काम ही कूड़ा कचरा उठाना, नाला साफ करना, ये पशु के समान है। हम लोगों को वे कुत्तों के समान देखते थे। तब इन्होंने कुछ करना शुरू किया। अब क्या करना शुरू किया उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। वो क्या करने लगे, जितने भी भारतीय पद होते थे उनमें बड़े पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति करनी शुरू कर दी और निम्न पदों पर भारतीयों को नियुक्ति किया। यही इसी तरह का एक घटना देखने को मिलता है। डलहौजी ने क्या किया था वो जान लीजिए। डलहौजी ने तंजौर व कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली। उस समय राजा महाराजाओं के कई तरह की उपाधियां थी, जैसे किसी को चक्रवर्ती सम्राट, ऐसा किसी को सर की उपाधि, किसी को और कोई उपाधि देती थी। तो उसे जैसे कि कर्नाटक का शेर किसको कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। इसकी उपाधि छीन ली उसने। तो क्या लगता है आपको, ये खुश होंगे? क्या ये आगे चलकर इनके अंदर गुस्सा नहीं भड़केगा? बिल्कुल भड़केगा। अब यहाँ तो ये तो करते ही करते थे, इनके जो जज होते थे, जो फैसला सुनाते थे, वे भारतीयों के साथ पक्षपात करते थे। पक्षपात यानी फैसला जानबूझ करके अंग्रेजों के पक्ष में डालते थे। वो हमारे साथ हमेशा से भेदभाव करते थे। जब आपने प्रशासनिक कारणों को देख लिया, तो और कारण भी देख लेते हैं। तो इसी क्रम में आपको मिलेगा सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अब आप सोचिए कि जब वो ईसाई धर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि दूसरे धर्म वाले भी ईसाई धर्म को अपना लें? क्या उन्हें हमारे साथ भेदभाव करने का नौबत नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। जब कोई व्यक्ति
अपने धर्म को ही सबसे श्रेष्ठ बताता है, तो इसको बोलते हैं धार्मिक कट्टरता। ठीक है? अगर मेरा धर्म अच्छा है, तो हम ये कहेंगे मेरा धर्म अच्छा है, दूसरा खराब नहीं है, या क्या है नहीं है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बढ़िया मेरा ही धर्म है, तो ये धार्मिक कट्टरता का बोध है। और ऐसे ही ये लोग थे। तब क्या करेंगे ये लोग? तब ये लोगों ने धर्म संस्कृति में छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया शुरू? छेड़छाड़, यानी भारत में जो धर्म संस्कृति चल रही थी उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। मतलब जो पहले से चल रही है उसमें बदलाव करना शुरू कर दिया। ठीक है? इसी तहत इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया कि चार्टर एक्ट ले आया, पहला चार्टर एक्ट 1813 का। और इस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत भेजा गया। क्यों भेजा गया भाई? आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें, इन भारतीय पशुओं को इंसान बनाएं, इन्हें पहनने ओढ़ने और अच्छे धर्म मानने को बताएं। बुझ गया आपने? यानी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत भेजा गया। दूसरा, इन्होंने धर्म परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। हिंदू और मुसलमान जो कि शुरू से ही भारत में रहे हैं, और इनको जबरन धर्म परिवर्तन करवाना शुरू किया। लेकिन समस्या तब आई कि जब वहां पर एक रिवाज था कि यदि कोई हिंदू या मुसलमान धर्म में परिवर्तन कर लेता है तो उसकी पैतृक संपत्ति से हाथ धोना पड़ता है। मान लीजिए एक्स नाम का कोई व्यक्ति है और वो अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है ईसाई धर्म में, तो उसके माता पिता की जितनी संपत्ति है उससे उस व्यक्ति को बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी रोड़ा थी अंग्रेजों के धार्मिक मामले में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फटाक से एक कानून लाया जिसका नाम है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। उसने क्या लाया? धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 1850। अब ये क्या है? तो इसके धारा 21 में लिखा हुआ है। किसमें लिखा हुआ है? धारा 21 में ये साफ साफ लिखा हुआ है, इस वाले कानून के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम के धारा 21 में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप धर्म परिवर्तन कराएंगे तो आपको संपत्ति मिलेगी। तो अब देखिए, जो जो बाधाएं अंग्रेजों के मार्ग में आ रही थी उसे वो कानून में बदलाव कर करके हमें बेवकूफ बना रहे थे। और जबरदस्ती, ये तो जबरदस्ती ही हुआ ना। आपको धर्म परिवर्तन इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि संपत्ति के डर से धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। एक काम करते हैं, इन्हें संपत्ति का जो अधिकार है, अभी हमने जो वाला बताया वो वाला दे देते हैं, तो इसको जबरदस्ती परिवर्तन भी करा देंगे, तो ये खुशी खुशी कर भी लेंगे। और हुआ भी ऐसा। ये हमने देखा धर्म के बारे में। अब हम देखेंगे सामाजिक कारणों को। तो समाज सुधार में कुछ कारणों को देख लेते हैं। भारत में कुछ परंपराएं चल रही थी। अब आप देखिए, कुछ परंपराएं आज के हिसाब से बुरी लग सकती है, लेकिन आप उस दौर के बारे में सोचिए ना। उस दौर में सती प्रथा नाम का एक प्रथा होती थी, समाज में चलती थी कि यदि हिंदू किसी महिला का पति कम उम्र में मर जाता है या फिर पत्नी से पहले मर जाता है, तो उसके साथ में उसकी पत्नी को भी जिंदा धरा जला दिया जाता है। और उसमें ये मान्यता थी कि ऐसा करने से उसकी पत्नी धर्म की रक्षा होती है। तो ये उस समय समाज में मान्यता था, और आप उसको अचानक से बदल देते हैं, तो वह उस समय की मानसिकता के हिसाब से ये आपको कैसा लगेगा? कि आपको लगेगा भाई ये तो जो कर रहा था, बिजनेस कर रहा था ठीक ही था, राज चला रहा था ठीक ही था, ये तो मेरा पर्सनल मामले में दखल देने लगे अंग्रेज। तो अंग्रेज अब भारतीयों के लिए बुरे बनेंगे। समझ गए? और ये जो सती प्रथा का अंत किया, ये सती प्रथा है, देख रहे हैं आप तस्वीर में, आप देख पा रहे होंगे। इसका सती प्रथा का श्रेय जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय और किसको जाता है? विलियम बेंटिंग को। राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये आप नाम याद रखेंगे, ये पूछता है। तो पहला आप समझिए कि सती प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया, और इसके बाद बहुत ऐसे भारतीय परंपराएं थी जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया।
अब दूसरा कारण देख लेते हैं, बाल विवाह। इन्होंने किसका अंत कर दिया? बाल विवाह। अब आप सोचिए कि जिस महिला की उम्र हो गई हो और जिसका पति उम्र दराज में जाके मरता हो, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन मान लीजिए कि विवाह हुआ और उसके कुछ साल बाद मर गए, उस महिला का क्या होगा? उस समय ये महिलाएं बाल विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया? कि देखिए ध्यान से, कि अंग्रेजों ने निर्धारित कर दिया। क्या निर्धारित किया भाई? तो लड़कियों के लिए शादी की उम्र 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई और लड़कों के लिए कितनी वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष। ये आज की बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये उस समय की बात बता रहा हूँ। ऐसा कर दिया गया। तो अब आप देखिए, आपने धर्म में छेड़छाड़ किया तो जनता आपसे नाराज हो जाएगी। फिर 1829 में विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दिया। इसके बाद इतना में भी मन नहीं भरा तो उसने विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दिया। पुनर्विवाह, ठीक है, पुनर्विवाह। और किसका पुनर्विवाह? जो विधवा हो गई थी उनका। अब कैसे समझ में आ रहा है? तो देखिए ध्यान से, कि पहले क्या होता था, किसी का पति मरा तो वो विधवा हुई, साथ साथ में जल गई, तो कहानी खत्म, क्योंकि विधवा तो बची नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब सती प्रथा पर रोक लगा दिया जा रहा है, तो पति मरने के बाद जिसकी पत्नी जिंदा है उसे क्या कर दिया जाएगा? विधवा। अब वो विधवा कैसे रहेगी? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक कानून लाया और विधवा पुनर्विवाह प्रारंभ कर दिया। तो ऐसे किसी के अगर आप सामाजिक मामले में दखल देते हैं, धार्मिक मामले में दखल देते हैं, तो उनकी नाराजगी आपके खिलाफ बढ़ती चली जाएगी। चलिए अब हम आर्थिक कारणों को देख लेते हैं। तो आर्थिक कारण में हम बात करेंगे कि किस तरह सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कहा जाता था? तो थोड़ा इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे, 1498 में कहाँ आए थे? केरल के कालीकट, केरल के कालीकट पर आए थे। तो उसका स्वागत हुआ और बदले में वो यहाँ से मसाले लेकर के गए थे, और उन मसालों की मांग विदेशों में, यूरोपीय बाजारों में जबरदस्त थी। जब वो यहाँ से मसाला लेके गए थे तो उन्हें 60 गुना मुनाफा हुआ था। और यहाँ से जब बाकी व्यापारियों को पता चला तो भारत से वे क्या ले जाने लगे? मसाले ले जाने लगे। और बदले में, मसाले के बदले में, मसाले के बदले में उन्होंने क्या दिया? सोने तथा चांदी के सिक्के। सोने तथा चांदी के सिक्के। तो अब आप देखिए कि हमारे मार्केट में बहुत सारा सोने और चांदी का सिक्का आ गया, लेकिन जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो सारे लूट करके फिर वापस ले गए। तो हमने देखा कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाले भारत को इन कमीनों ने लूट लूट कर कंकाल बना के रख दिया। दूसरा हम देखेंगे आर्थिक कारण में, अस्थाई बंदोबस्ती। ये जो आप देख रहे हैं, ये भौंडी शकल वाले को, इसका नाम है कॉर्नवालिस। ठीक है, इसका नाम क्या है? कॉर्नवालिस है इसका नाम। और ये क्या करने लगे? अस्थाई बंदोबस्ती लागू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, 1790 में इन्होंने पहली बार लागू किया। कहा कि 10 साल के बाद हम इस पर बदलाव करेंगे या कुछ करेंगे। लेकिन क्या मन हुआ, इसके अगले साल इन्होंने घोषणा कर दी कि 1793 से यह व्यवस्था अस्थायी रूप से लागू कर दी जाती है। अब आप सोचेंगे इससे तो क्या फायदा है? फायदा इसका हुआ, देखिए। पहले मान लीजिए कि कहा कि 1500 रुपया आपसे या 1000 रुपया लेते हैं, ठीक है, 1000 रुपया सालाना देना है आपको। तो आपको लग रहा है भैया ये तो बहुत ज्यादा है, 1000 रुपया सालाना। तब ये क्या करेगा? ठीक है, अगला साल से फिक्स कर देंगे, इसको इतना बढ़ा के फिक्स कर देगा, जैसे कि 3000 रुपया कर देगा, कहेगा 3000 रुपया आप सालाना के हिसाब से 10 साल हमको दे दीजिएगा। तो आपको लग रहा है कि भैया तो 3000 नहीं रे भाई, आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। पहले अगर डेली हर साल लेता था, हर साल लेता था तो कम कम रेट होता था। लेकिन ये इस आपके भविष्य को तय करके लिख दिया कि आपको इतना देना है। तो इसमें आपके साथ समस्या आएगी। समस्या ये है कि हो सकता है उस साल आप खेती हो या ना हो, या अधिक उपज हो या ना हो, इन्हें तो टैक्स देना ही पड़ेगा। और जब ये टैक्स नहीं चुका पाते थे
तो इनके साथ क्या होता था, इनकी बहू बेटियों को उठाकर इसकी इज्जत लूट लेते थे ये लोग। यहाँ जो तस्वीर देख पा रहे हैं, ये है जमींदार, और अस्थाई बंदोबस्ती के तहत जमींदारों से टैक्स लिया जाता था। जमींदार वसूलते थे और इससे टैक्स अंग्रेज लेते थे। लेकिन जब रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में कर्नल रीड ने, कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 में किसने लाई थी, कर्नल रीड ने 12 महल जिले, 12 महल जिला कहाँ था, तो 12 महल जिला है मद्रास का 12 महल जिला, ठीक है, 12 महल जिला, मद्रास का 12 महल जिला, 12 महल, 12 महल जिला कहाँ का है, तो मद्रास का, ठीक है। मद्रास में इसने लागू कर दिया कौन सी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और किसने लागू किया, कर्नल रीड ने, कर्नल कर्नल रीड ने। अब इसमें क्या खासियत है, इसमें खासियत ये है कि जो टैक्स की वसूली होगी, जो जो कर लिया जाएगा, वो किससे लिया जाएगा, सीधा रैयत से लिया जाएगा। अब रैयत किसको बोलते हैं, तो जमीन के मालिक को रैयत कहते हैं, जमीन के मालिक को रैयत कहते हैं, ठीक है, जमीन के मालिक को रैयत कहा जाता है। तो इसमें जो बीच वाले भाग हैं, जो बीच में कौन आ रहे थे, जो जमींदार आ रहे थे, उनका तो सुपड़ा साफ हो गया। फिर बाद में एक और नाम आता है मुनरो, याद रखिएगा, मुनरो, ठीक है। इस मुनरो ने क्या कहा, एक जिला में क्यों, पूरे मद्रास में लागू कर दो, पूरे मद्रास में लागू कर दो। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। और अगर टैक्स नहीं देते हैं तो आपको हमने बताया कि इनके बहू बेटियों को उठा लो। कई किसान आत्महत्या कर लेते थे, इतना खराब नियम था रैयतवाड़ी। फिर तीसरी प्रथा आती है महालवाड़ी प्रथा। महाल का मतलब होता है ग्राम समूह, महाल का क्या मतलब होता है, ग्राम समूह। और हम बात करेंगे, ग्राम समूह में एक मुखिया होती है, तो मुखिया पर टैक्स दे दिया जाता था। ध्यान से सुनिए, मुखिया को कह दिया जाता था कि आप उठाइए और उठा करके हमको दीजिए। और ये लाने वाले कौन थे, ये भाई साहब बगल में जो दिखाई दे रही है, हॉल्ट मैकेंजी। कौन लाए थे इसको, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी, ठीक, महलवाड़ी व्यवस्था में हॉल्ट मैकेंजी। अब आप याद कैसे रखेंगे, देखिए मैकेंजी में मौ है, मैकेंजी में क्या है, मौ है, मैकेंजी, तो मैकेंजी में क्या है, मौ है, और महलवाड़ी में भी मौ है, ऐसा याद रखिए। थोड़ा इधर देखते हैं, मैं प्रयास करता हूँ। रैयतवाड़ी में रीड रॉ है, और रैयतवाड़ी में रॉ है, और इसमें रीड है, कैप्टन रीड। तो रैयत में रॉ और इसमें भी रीड, रॉ, देख पा रहे हैं, ऐसा, ठीक। इसके बाद आप देखते हैं इधर अस्थायी बंदोबस्ती, अस्थायी बंदोबस्ती में कार्नवालिस, तो कार्नवालिस में भी 100 है और अस्थाई में भी 100 है। किसी भी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं याद रखने से कंफ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। तो महलवाड़ी हमने बता दिया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस सैनिक कारणों की। तो सैनिक कारणों में कौन सा कारण था, उससे भी थोड़ा, अभी देखिए सैनिक विद्रोह मत समझिएगा, सैनिक कारण अलग है, जरा ध्यान से समझिए कि वेतन में बड़ा फर्क था भाई। अब एक अनुपात को आप देखिए, अनुपात था 5:1, यानी 5 सैनिक भारतीय होंगे और एक सिपाही सैनिक क्या होगा, अंग्रेज होगा। और उसमें भी बड़े पदों पर अंग्रेज रहेंगे, भारतीय छोटे पदों पर रहेंगे। अब समझिए अंतर क्या होता है, इनकी सैलरी होगी बहुत ज्यादा और इनकी सैलरी होगी कम, यानी भारतीयों को निम्न वेतन दिया जाएगा और अंग्रेज को उच्च वेतन दिया जाएगा। तो वेतन में बड़ा अंतर हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया, ये सैनिक कारण। दूसरा कारण देखेंगे इसमें हम, सैन्य भर्ती अधिनियम 1856। उसमें ऐसी मान्यता थी कि समुद्र टपने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या क्या मान्यता थी कि मान लो ये समुद्र है और समुद्र को अगर हमने पार कर लिया, इधर से जहाज के द्वारा इधर से चला गया यहाँ, तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसी मान्यता उसमें चल रही थी। लेकिन अब एक बात और था कि अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहे थे, सैन्य भर्ती अधिनियम क्यों ला रहे थे, तो उसके पीछे भी इसका कारण था। क्योंकि एक बार म्यांमार में युद्ध हुआ था और भारतीय सैनिक वहां जाने से मना कर दिए थे, तो इन्होंने ऐसा अधिनियम लाया
सैन्य भर्ती अधिनियम 1856 और कैनिंग के द्वारा कि युद्ध के लिए अगर आप हमारी सेना में काम करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको युद्ध के लिए दूसरे देशों में भी जाना पड़ेगा। देखते हैं आगे। इसी में अगला देखते हैं डाकघर अधिनियम 1854। डाकघर अधिनियम 1854। यहाँ देखिए बगल में आपको दिख रहा होगा तार भेजने का मशीन, टक 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 ऐसे करके भेजता था। और पीछे तरफ आप बाएं तरफ देख पा रहे होंगे वो है एक डाक व्यवस्था जो चिट्ठी होता है। तो पहले क्या था कि जो सिपाही हैं वो अपने घरों में डाक और तार भेजते थे तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। तो अब क्या कर दिया गया, इसे भी बदल दिया गया। तो बताइए सिपाही खुश होंगे? नहीं होंगे कि भैया कम से कम हम नौकरी चाकरी कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए भी तो कुछ सोचिए। लेकिन ऐसा कानून ला करके इसे भी बंद कर दिया गया। अब हम बात करेंगे तात्कालिक कारणों की। तात्कालिक कारण का मतलब होता है कि कहीं से तो चिंगारी लगेगी, गुस्सा तो भर भर के रहा है, सबके अंदर बारूद जमा हो रहा है, लेकिन कोई तो हो जो इसको चिंगारी लगा दे तो हम भड़ाक इसको निकाल दें। तो ऐसा ही घटना घटा कब? बैरकपुर छावनी में। याद रखिए कहां पर? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। तो बैरकपुर छावनी में एक सिपाही का नाम याद आएगा जिसे आप मंगल पांडे कहते हैं। ठीक है, क्या नाम आएगा? मंगल पांडे। इसके बारे में ज्यादा डिटेल हम बाद में करेंगे मंगल पांडे के बारे में, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में जानना तो जरूरी है ना। उसमें क्या होती थी, गाय और सुअर की चर्बी वाली, गाय और सुअर की चर्बी वाली कारतूस, ठीक है, और किस में भरी जाती थी? तो एनफील्ड राइफल। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नाम है जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। और इससे पहले चलती थी ब्राउन बेस बंदूक। कौन सी बंदूक चलती थी? ब्राउन बेस। तो पहले क्या चलती थी? ब्राउन बेस बंदूक। और ब्राउन बेस बंदूक उतनी कारगर नहीं थी, तो उसके बदले में नई बंदूक लाई गई जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये है एनफील्ड राइफल। इसका नाम क्या, देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, ये एनफील्ड राइफल है। लेकिन समस्या इससे नहीं थी, समस्या थी इससे। ये जो बाएं साइड में आप देख रहे हैं सफेद सफेद कलर का, और यही है चर्बी वाली कारतूस। लेकिन आजकल का कारतूस कैसा होता है? देखिए ऐसा कारतूस होता है। उस समय का कारतूस कैसा था? इस तरह था। तो इसके अगले भाग को दांत से काट करके बंदूक में इसके बारूद को डालना पड़ता था, या इसको जब तक काटेंगे नहीं ये चलेगा नहीं। अब पता चलता है कि इसमें जो है ना गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। अब देखिए कितना बड़ा बात, सैनिकों को लगा कि भैया हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। हिंदू के लिए गाय की चर्बी अपवित्र मानी जाती है और मुसलमानों के लिए सूअर की चर्बी अपवित्र मानी जाती है। तो ऐसा लगा कि ये तो हमारा धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं। ये तत्कालिक कारण में था। दूसरा बात, इस आपको क्या लगता है इसकी फैक्ट्री खाली विदेशों में थी? नहीं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इस जो कारतूस की फैक्ट्री बुलविच कारखाना लंदन में था, मेन कारखाना। लेकिन और कारखाने भारत में अंबाला, कहाँ कहाँ, मैंने क्या कहा ध्यान से सुनो, अंबाला, सियालकोट, 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 और यहाँ पर था दमदम, कलकत्ता के दमदम में थी। तो जब यहाँ ऐसी घटना घटेगी तो दिक्कत तो आएगी ना। अब इसके लिए जांच समिति का गठन होता है कि क्या भाई सही में गाय और सुअर की चर्बी है। तो जांच कमेटी जो गठन होता है उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं विंसेंट स्मिथ, विंसेंट विंसेंट स्मिथ। और ये जब रिपोर्ट सौंपते हैं ना तो बड़ा चौंकाने वाला खुलासा होता है कि हाँ, रिपोर्ट में पाया गया कि सही में इसमें चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। अब देखिए कि क्या आग लगी होगी उसके अंदर। पहले तो सुन रहा था कि होता है, और रिपोर्ट में क्लियर आ गया कि हाँ सही में होता है। तो अब बताइए कि जो आग लगी हुई थी अंदर वो कितना भयानक रूप ले लिया होगा। वो लग रहा होगा कि कोई उसका दे, एगो माचिस मार दे। तो ऐसा ही माचिस मारने का काम करेंगे मंगल पांडे। ऐसा ही माचिस करने का काम करेंगे कौन? मंगल पांडे।
लेकिन उससे पहले कुछ लोग हैं जो क्रांति की योजना बना रहे हैं। 1800 क्रांति के स्वरूप हम देखेंगे कि स्वरूप में हम बात करेंगे कौन कौन थे जिन्होंने ये योजना बनाई है। अगर आपको ये लग रहा है कि 1857 की क्रांति का योजना मंगल पांडे ने बनाया तो आप गलत सोच रहे हैं। योजना बनाई थी, योजनाकार का नाम था अजीमुल्ला। क्या नाम था? अजीमुल्ला। लिख लीजिए, अजी मुल्ला। अब ये अजी मुल्ला कौन थे, ये आपको जानने की जरूरत है। तो पहला नाम हमने लिखा अजी मुल्ला। अजी मुल्ला। ये अजी मुल्ला कौन थे भाई? ये कौन थे जिन्होंने इतनी बड़ी क्रांति की योजना बना दी? तो ये नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब के क्या थे? सलाहकार थे। नाना साहब के सलाहकार थे। दूसरा बात हम देखेंगे, दूसरा कौन थे? तो दूसरा नाम याद रखिएगा, रंगाजी बापू। रंगाजी बापू। रंगाजी बापू। और ये कौन थे? ये थे सतारा के शासक, जिसको हटा दिया गया था। जो सतारा के अपदस्थ शासक थे उसके सलाहकार थे। यानी सतारा के सलाहकार। सतारा के सलाहकार। ये क्या मतलब है? ये कुछ थोड़ा सा क्लियर कीजिए इसको। तो हम कर देते हैं क्लियर इसको, क्या क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, याद कीजिए वह घटना जब डलहौजी ने हड़प नीति के तहत इन सबको हटाया था। नाना साहब को हटाया था, रंगाजी बापू को हटाया था, सॉरी, सतारा के शासक को हटाया था। तो क्या ये नहीं चाहेंगे कि हमें भी तो मौका मिलना चाहिए? कि कमीने ने हमें जबरदस्ती हटाया है तो इसका हम जीना हराम करेंगे। बस ये मौके की तलाश में थे। तो ये लोग योजना बना दिए थे। योजना बना तो दिए थे, लेकिन लागू किसने किया? उस पर क्रियान्वयन किया। जैसे कि सरकार ने योजना बना दी कि हमें बांग्लादेश बहुत उछल रहा है, उस पर अटैक करना है, लेकिन कोई तो होंगे जो इसको लागू करेगा। तो लागू करने वाले थे नाना साहब। लागू करने वाले कौन थे? नाना साहब थे। नाना साहब थे। ये नाम है, राजा का नाम है सब। नाना साहब थे। तो अब इसके लिए क्या किया गया? गुप्त सूचना। जैसे सामने से अगर आएंगे तो हम तो अंग्रेजों से सकेंगे नहीं, तो हम क्या करें? गुरिल्ला वार करते हैं। तो इन्होंने गुप्त सूचना के लिए रोटी और कमल फूल को चुना। तो रोटी जो है, यहाँ से सवाल पूछा गया था, रोटी जो है सामान्य लोगों का द्वारा प्रयुक्त की जाती थी। अगर रोटी एक से दूसरे को दिया जा रहा है तो वो लोग क्रांति में शामिल होने का संदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ जमींदार क्या करते थे? कमल का फूल देते थे एक जमींदार से दूसरे जमींदार को। अगर वो स्वीकार कर लेते थे तो समझ में आ जाता कि ये हमारे साथ युद्ध में शामिल होंगे। अब असली घटना शुरू होगी। 1857 की क्रांति शुरू होगी। आपने सभी कारणों को देख लिया, अब आरंभ होगा। तो चलिए फिर से हम वापस चलते हैं बैरकपुर में, और जहां पर स्थान का नाम हमने कह दिया बैरकपुर छावनी। ये तस्वीर देखिए, अब बंजर होगी, लेकिन उस समय की बात सोचिए। वहां पर एक काले लोगों की पैदल सैनिक हुआ करती थी, पैदल सेना, और जिसको कहते थे नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, और नेटिव का मतलब काले लोग, क्योंकि भारतीय तो काले थे उस अंग्रेजों के हिसाब से। और इस नेटिव इन्फेंट्री का नाम था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, याद रखिएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री, ठीक है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। ट्री इन्फेंट्री, ठीक है। स्थान बैरकपुर। कौन सी छावनी? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ी। और कैसे लोगों की? काले लोगों की, जो पैदल चला करते थे, पैदल सैनिक थे। उसी में एक नाम आता है मंगल पांडे। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये शहीद मंगल पांडे का है। और मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल होते हैं 1849 में। और 1856 में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल शुरू हुआ। ग्रीस मतलब चर्बी, जो चिकनाई, चिकनाई होता है ग्रीस का मतलब। और फरवरी 1857 से कारतूस में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल से गुस्सा फैल गया इसके अंदर, और मंगल पांडे ने आंदोलन कर दिया कि भैया हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं हम। तो क्या हुआ कि मंगल पांडे ने कहा कि भैया हम यूज नहीं करेंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये वाला कारतूस हम दांत से नहीं काटेंगे। अब मंगल पांडे थे कहाँ से? यूपी के बलिया से। और बलिया को बागियों का शहर कहा जाता है। वहां
बड़े ही क्रांतिकारी लोग होते हैं, वो झुकने वाले नहीं होते हैं। और इसका साथ दिया था इसके साथी ईश्वरी पांडे ने। तो अब क्या किया? किया ये कि भैया हम दांत से नहीं काटेंगे, सीधा मना कर दिया कि 29 मार्च 1857 को उसने कहा कि मैं इसे दांत से नहीं काटूंगा। तो इसके बदले में क्या मिला इसे? तो परिणाम ये हुआ कि लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन ने लात घूंसों से उसे पीटना शुरू कर, गिरा गिरा के दम भर दिया, साला एकदम गदगदवा दिया। तो मंगल पांडे को क्या गुस्सा नहीं आएगा? ये बागियों के शहर से है और इतना शांत बैठेंगे? ये गए, बंदूक उठाया और मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी, गोली मार दी दोनों को। अंग्रेज को लगा, चिढ़ा गए वो, एक छोटा सा सिपाही हमारे कैंप में घुस के हमारे अफसर को मार दिया। इतना गुस्सा उनके अंदर भड़का, अंग्रेजों के अंदर, इसको खुले में फांसी दे दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को सार्वजनिक रूप से सबको दिखा दिखा के फांसी दिया गया और इसके साथ ही ईश्वरी पांडे को भी फांसी दिया गया। लेकिन क्रांति तो बढ़ चुकी थी, क्रांति तो रुकी नहीं थी। अब क्रांति, देखिए, चिंगारी लग गई है, बारूद में माचिस लग गई है। अब कांड होगा बड़ा बड़ा, जैसे मेरठ में, क्या कानपुर में, झांसी में, दिल्ली से सब इस क्रांति में कूदेंगे और मेरठ से क्रांति की शुरुआत होगी, क्योंकि उसे ही पौधशाला हमने बताया था, वहां ट्रेनिंग होता था, वो नर्सरी थी। तो मेरठ से क्रांति, अगर आपसे पूछेगा कि क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ में। तो इसके पार्ट 2 को आप देख लीजिए। पार्ट 2 तो आपने, आज वाला पार्ट 2 है, पार्ट 3 में हम यहीं से लेंगे, क्योंकि वीडियो अगर लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में भी बोर लगेगा। ठीक है, तो चलिए, हम पार्ट 3 का इंतजार करिए आप। कल मैं पार्ट 3 डाल दूंगा, उसे देखिएगा जरूर, और इसके पहले के पार्ट को देखिएगा। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 आपको समझ में नहीं आएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लाइक, सब्सक्राइब जो जो करना है, आप तो समझदार है ही हैं, आपको क्या बताना कर दीजिए।